आपका दोस्त और पिता। एक सुंदर उपन्यास। चैप्टर 1। दो शब्द। अपनी पत्नी को धीरे धीरे मरते हुए देखने के अनुभवों को एक लेखक इतने सुंदर ढंग से कागज़ पर उतार सकता है, ये शायद आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कैंसर से पीड़ित पत्नी के अंतिम पलों तक लेखक हर घटना को इतने सुंदर ढंग से कागज़ पर उतारता है कि शायद ही कोई पाठक होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। ये कहानी है लिली, उसके पति और लेखक बिली ब्रंट और रॉबर्ट नाम के एक लड़के की, जिसको उन्होंने माँ बाप की तरह ही 5 वर्ष की उम्र से 16 वर्ष की उम्र तक संभाला था और उसको भी लेखक बनाने में उसका पूरा मार्गदर्शन किया। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी ये कहानी आपके दिल में ज़रूर पहुँच जाएगी और आप इसको बार बार पढ़ना चाहेंगे। शुभकामना। मेरे और उसके बारे में, अगर कभी कोई दिन था जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था तो वह 8 नवंबर 2005 था। कई वर्ष गुजर गए और जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन वो जीवन की उन 10 या 15 यादों में से एक है जो शायद कभी भी नहीं भूलने वाला है। मैं उस समय लगभग 40 वर्ष का था और हड्डियों के जोड़ चरमरा रहे थे, लेकिन दर्द नहीं कर रहे थे जैसे वो तब से आज तक रहे हैं। मेरे भूरे बाल अभी भी मेरे सिर पर प्रमुखता से सजे थे और मेरे कंधों तक फैले लंबे घुंघराले थे और मेरी मांसपेशियों में अभी भी उतार चढ़ाव थे और शक्ति थी जो मुझे कैलिफोर्निया में यार्ड में भारी शारीरिक श्रम वाले काम करके प्राप्त हुए थे। मैं उस उम्र में भी एक ढलती उम्र के एक पहलवान सा ही दिखता था। लेखक बनने से पहले मैं यार्ड में मजदूरी किया करता था और भारी भारी सामान उठाता था और इधर उधर रखता था, जिसके कारण मेरा शरीर बहुत ही सुडौल हो गया था। मेरी पत्नी 1 साल पहले से कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन दिनों कैंसर अभी भी एक अजनबी अजेय शक्ति था जिसका दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास कोई ठोस उपचार नहीं था और ज़्यादातर रोगी इस दुनिया से चले ही जाते थे। एकमात्र उपचार जिसने ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा किसी रोगी के लिए कुछ भी किया था वो कीमोथेरेपी, कैंसर का उपचार थी। कीमोथेरेपी के दौरान रोगी के बाल झड़ जाते थे और धीरे धीरे कैंसर के लक्षण कम होने तो लगते थे, लेकिन वह नामुराद बीमारी अंत में रोगी को साथ लेकर ही जाती थी। कीमोथेरेपी से पहले मेरी पत्नी कम से कम मेरी नज़र में तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी और वह छोटे शहर की अन्य महिलाओं की तुलना में किसी यूनानी देवी की तरह दिखती थी। मुझे कभी नहीं पता चला कि वो लोग हमारे शहर को छोटा शहर क्यों कहते थे। निश्चित रूप से शहर में बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन हमारे पास लॉस एंजल्स में रहने वाले किसी भी साथी की तुलना में 4 गुना ज़्यादा घर की जगह थी और 100 गुना बड़ा घर के चारों तरफ फैला हुआ बगीचा, लॉन और मैदान था। ओह, मैं भी विषय को कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ। मैं कुछ पल के लिए भटक गया था। ये कमज़ोर और नश्वर शरीर की बढ़ती उम्र में होता है। आपका दोस्त और पिता। चैप्टर 2। मेरी लिली। वहाँ तो मैं कहाँ था, शायद मुख्य बात से भटक गया था। मैं क्या कह रहा था? ओह, याद आया। हाँ, लिली। मेरी लिली जंगली पौधों के शहर में एक फूल सी थी, काले लहराते बालों के साथ
जो उसके पूरी तरह से विकसित हो चुके स्तनों के नीचे नाभि तक पहुंचते थे, अगर वो बालों को आगे कर देती थी, और अगर बाल पीछे छोड़ देती थी तो वो उसके कूल्हों तक पहुंचते थे। जब वो हंसती थी तो उसकी छोटी लेकिन सीधी नाक में बहुत प्यारी सी झुर्रियाँ पड़ जाती थी। लेकिन जिस दिन मैं उससे मिला था, मुझे उससे प्यार हो गया था। जी हाँ, ठीक समझा आपने, पहली नज़र का प्यार। मुझे लगता है, और अगर वह जीवित होती तो मुझे यकीन है कि वह उस पहली मुलाकात वाले दिन को याद करके मुझ जैसे गधे के बारे में ज़रूर कोई टिप्पणी करती और अपनी हरी आंखों से मुझे घूर घूर कर देखकर मुस्कुराती। पर तब जब वो दुनिया छोड़ रही थी तो सिर्फ काश ही था मन में। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी चकाचौंध वाली हरी आंखें मेरे सादे भूरे रंग की आंखों में घुल रही थी, जो उसकी और मेरी ऊंचाई के फ़र्क के कारण मेरी आंखों से कुछ इंच ही नीचे रहती थी। मैं कभी लंबा आदमी नहीं था, शायद जवानी में 5 फुट 6 इंच का था, लेकिन मुझे पता है कि मैं हड्डियों के सिकुड़ने से अब इस उम्र में पहुंचकर सिकुड़ गया हूँ, और अब शायद 5 फुट 3 इंच का ही रह गया हूँ। जब हमारा परिचय हुआ तो लोग मजाक करते थे और कहते थे कि वह हमें हमारे प्राचीन वर्षों में देखना पसंद करेंगे। लिली को शायद ये समझ नहीं आया था कि लोगों के कहने का मतलब था कि वो हम दोनों को साथ साथ बूढ़ा होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन लिली ने साथ छोड़ दिया था। जब उसकी कीमोथेरेपी शुरू हुई थी तो मुझे एहसास होने लगा था कि मैं अगले कुछ महीनों में अपने उस फूल को धीरे धीरे मुरझाते हुए और फिर हमेशा के लिए बिखरता हुआ देखूंगा। उस उपचार में जितनी भी अच्छाइयाँ हों, पर अंत में वो राक्षसी रोग इंसान को अपनी चपेट में लेकर इस दुनिया से दूर भेज ही देता था। उन दिनों में और कोई आधुनिक उपचार था भी तो नहीं, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बातों को खुलकर दुनिया को बताने के लिए तैयार हुआ हूँ। इसलिए मैं बिना कुछ छुपाए सब कुछ दिल खोलकर आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। शब्द तो कुछ कम ही होंगे, पर उन शब्दों के पीछे की कहानी भी आप पढ़ने में सफल हो। उस दिन लिली के इस दुनिया से जाने के बाद मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था। लिली के जाने के बाद वो पुराना घर काटने को आने लगा था, और मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अब मजदूरी का काम छोड़ दूंगा और कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे मेरी लिली और हमारी कहानी हमेशा के लिए इस दुनिया में शब्दों के रूप में रह जाए। वे कहते हैं कि समय सभी घावों को भर देता है, लेकिन ये मेरी राय में सिर्फ बकवास ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि घाव जो दिल में और दिमाग में लगे होते हैं वो कभी ठीक नहीं होते हैं। हाँ, समय सिर्फ थोड़ी सी मरहम पट्टी ज़रूर कर देता है और थोड़ी सी राहत ज़रूर दे देता है, पर एकांत में पुरानी यादें फिर से आने लगती हैं और घाव फिर से हरा हो जाता है। मरहम पट्टी सहायता तो करती है, आपको उनमें से अधिकांश से भूलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन कभी कभी कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाने से इनकार कर दिया जाता है और वे आपको वापस जाने के लिए और पुरानी बातों को फिर से याद करने को मजबूर कर देते हैं। मेरी लिली मेरे लिए ऐसी ही थी, और मैं इस घाव को ठीक होने भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके जाने का दर्द कम से कम मुझे उसकी याद तो दिलाता ही रहता है। मैंने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने दर्द को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। का दोस्त और पिता, चैप्टर 3, कीमोथेरेपी और बच्चे। दिन ठंडा हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में कहीं नहीं होने के बावजूद हमारा छोटा सा शहर अभी भी कैलिफोर्निया था, और मुझे पता था कि महीने के अंत तक रात में पारा -30 डिग्री से भी नीचे लुढ़क जाने वाला था। लिली के बारे में मेरे लिए उस समय सबसे बड़ी चिंता यही थी कि मौसम बहुत ठंडा होने वाला था। कीमोथेरेपी के कारण उसके बाल झड़ने लगे थे, लेकिन मुझे लगने लगा था कि
1960 के दशक में वो ठंड इतनी अधिक हो रही थी कि मुझे यकीन होने लगा था कि उस ठंड के कारण लिली को बहुत दर्द होगा और वो सर्दी में जमी जाएगी। हालांकि ये झूठ था। आप देखिए, उस अक्टूबर के दौरान लिली की तबीयत खराब हो गई थी। हमारी शादी के 22 सालों में जितना मैंने देखा था उससे कहीं ज़्यादा वो रोई थी। हम कई वर्षों पहले हाई स्कूल में मिले थे और मुझे पता था कि वही मेरे लिए वो लड़की थी जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताने वाला था। मुझको उसके अपने प्यार का यकीन दिलवाने में कुछ दिन ज़रूर लगे थे, लेकिन अंत में उसने भी स्वीकार कर लिया था कि वो भी मुझे प्यार करती थी। और फिर हमारे प्रेम की गाड़ी खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए शादी तक पहुंच गई थी। शादी के बाद मैंने लिखाई करके जीविका कमानी शुरू कर दी थी और मैं एक सफल लेखक बनने की तरफ बढ़ रहा था और पैसे भी खूब आने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि कुछ ही समय में मैं लिली को सब कुछ दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार थी। हमने अपने शादी के हर पल का आनंद लिया था। बुरा समय भी आया था जब मेरे दिमाग में लिखने के लिए विचार आना बंद हो गए थे और पैसों की कमी के कारण बिल पर बिल इकट्ठे होने लगे थे और बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने हार कर मजदूरी का काम शुरू कर दिया जिससे कम से कम घर के खर्च और अन्य खर्च पूरे होने लगे और हम थोड़ी बहुत चीज़ें भी खरीदने लगे। पर अंदर से तो मैं लेखक ही था, इसलिए मैंने काम से आने के बाद और काम पर जाने से पहले हर दिन ही लिखना शुरू कर दिया था। वो हमेशा अक्टूबर में अधिक जीवंत लगा करती थी। बच्चों को बड़े बड़े चॉकलेट बांटा करती थी जिसकी कीमत काफ़ी अधिक थी और उसके कारण हमारे बीच पिछले कुछ वर्षों में कुछ झगड़े भी हुए थे, लेकिन हर साल वो ऐसा करती थी। जब वो अक्टूबर आया था, हालांकि वह धीरे धीरे मर रही थी, लेकिन निश्चित रूप से वो उस वर्ष भी बच्चों को चॉकलेट बांटना चाहती थी। ये उसके लिए यातना थी और वो पूरी हैलोवीन के पर्व की रात रोती रही। और जब बच्चे उस रात को पैसे और मिठाइयाँ इत्यादि या उपहार लेने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो उसका दर्द उसके लिए सहन करना कठिन होने लगा था। मैंने उसके साथ उस साल और उसके बाद से हर साल बच्चों को चॉकलेट बांटना शुरू कर दी थी। मैं अभी भी बच्चों को बड़ी बड़ी चॉकलेट हर वर्ष अक्टूबर के महीने में हैलोवीन के त्यौहार के दिन बांटता हूँ। जिन चॉकलेट के बारे में मैं कभी कहा करता था कि वो चॉकलेट एक दिन इंसानों को मार देगी। मैं एक दोपहर में घर के सामने के आंगन में जलाने के लिए और सर्दी से राहत पाने के लिए लकड़ी काट रहा था। एक उपन्यास के विचारों के बारे में सोच रहा था जब मैंने सुना कि एक कार सामने मैदान से आ रही थी। उस रास्ते को ही मुख्य सड़क कहा जा सकता था, लेकिन वो रास्ता कच्चा था। हम ना तो एकदम ग्रामीण इलाके या जंगल के पास ही रहते थे, लेकिन उस इलाके को शहर का मुख्य भाग भी नहीं कहा जा सकता था। पहले हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत ही होता था, लेकिन जब से लोगों को लिली के कैंसर के बारे में मालूम चला था, उनको एक प्रकार का अछूती मानने लगे थे लोग और इसके परिणाम स्वरूप लोगों का आना जाना ना के बराबर ही हो गया था। लिली को लोगों ने जैसे समाज से बहिष्कृत रोगी इंसान मान लिया था और ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई अनुभव था जिसको सहन करना मेरे लिए कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अकेली हो जाने के कारण अब लिली और भी उदास और निराश रहने लगी थी। वो दूर से आ रही बहुत सी पुरानी खस्ता डॉज कार थी, लेकिन चल ठीक से रही थी। वो उस छोटे शहर की किसी भी पुरानी चीज़ से ज़्यादा पुरानी चल रही थी। उस कार में दो लोग थे, लेकिन मैं इतना जानता था कि उन दोनों में से एक ही हमारे घर पर रुकने वाला था। आने वाले दो लोग रॉबर्ट आर्म्स और उसकी माँ थे। रॉबर्ट व्यवहारिक रूप से कार से बाहर कूद कर निकला और फिर उसने मेरी तरफ देखकर उसका थका सा हाथ हवा में लहराकर मेरा अभिवादन किया और मैंने भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर उसके अभिवादन का जवाब दे दिया। वो केवल 16 वर्ष का था और एक गहरे लाल रंग की जैकेट में काफ़ी सुंदर लग रहा था। वो मेरी तरफ आने लगा। उसकी नीली जीन्स और कमर पर बांधी हुई बेल्ट को देखकर अंदाज़ा लग रहा था कि उस बेल्ट की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बेल्ट बांध रखी थी, शायद फैशन के अनुकूल। वो उस समय
के उसकी उम्र के अन्य लड़कों की तरह ही लग रहा था। वो हमेशा से ही दुबला पतला लड़का रहा था, लेकिन लंबाई में मुझसे 6 इंच ज़्यादा हो गया था और मैं उसके सामने उम्र में तो करीब 4 गुना, लेकिन कद काठी में छोटा लगने लगा था। वो थका हुआ लग रहा था, पर उसके लिए मैंने उसे दोष नहीं दिया। लड़के ने लगभग 1 महीने पहले एक किताब प्रकाशित की थी और ये किताब जितनी प्रभावशाली लगती थी उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ साबित हुई थी। उस किताब ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और उस 16 वर्ष के लड़के को रातों रात एक प्रसिद्ध लेखक बना दिया था। उस समय उसके किताब ने $5 लाख से अधिक कमाए। रॉबर्ट को केवल 30% प्राप्त हुआ, लेकिन उतनी बड़ी राशि अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रहे बच्चे के लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन वो किताब की बिक्री का केवल पहला महीना था। किताब की बिक्री बढ़ती जा रही थी और मैं जानता था कि उसके पास और भी बहुत पैसे आने वाले थे। मैं खुद एक प्रकाशित लेखक होने के नाते उस लड़के की पहली लिखी किताब की पांडुलिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, और जब मैंने उसे बताया कि उसकी कहानी अद्भुत थी तो उसकी आंखें चमक उठी थी। मेरी सिफारिश और अनुमति के बाद ही प्रकाशक उसका उपन्यास छापने को तैयार हुए थे। मैंने तब झूठ नहीं बोला था कि उसकी कहानी अच्छी थी। उसकी लिखी हुई वो किताब वास्तव में अद्भुत थी। कहानी पढ़ने के बाद मुझे एक पल के लिए उस लड़के से ईर्ष्या भी हुई थी, क्योंकि मैं भी लेखक था, पर मैंने कभी इतनी सफलता नहीं पाई थी जितनी उस लड़के ने पहली किताब से ही पा ली थी। उसकी पांडुलिपि पढ़ने के बाद ईर्ष्या के कारण एक बार तो लगा कि उसकी किताब को प्रकाशक के पास ना भेजूं, लेकिन फिर मेरे अंदर के सच्चे इंसान ने मुझे प्रेरित किया और मैंने उसकी पहली किताब छपवा दी थी। मेरी किसी भी किताब की तुलना में उस लड़के की किताब की बिक्री बहुत अधिक हुई थी। अगर वो कोई सामान्य या किसी निचले वर्ग का लड़का होता तो शायद मैं उसकी कहानी को चुरा लेता और फिर उसको अपने नाम से छपवा भी लेता, लेकिन रॉबर्ट कोई आम या साधारण लड़का नहीं था। लिली बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन रॉबर्ट 5 साल की उम्र से व्यवहारिक रूप से हमारा अपना ही था, और मैंने और लिली ने ही जैसे उसके माँ बाप होकर अपना फ़र्ज निभाया था और उसको बेटा ही माना था। रॉबर्ट की माँ एक शराबी थी जो रॉबर्ट को खाने पीने को तो देती थी, लेकिन परवाह नहीं करती थी। वह एक बेटे को पालने के लिए ज़रूरी बातों पर ध्यान नहीं देती, पर समुदाय की मदद करने में बहुत व्यस्त रहती, और छोटा सा रॉबर्ट हर समय अकेला बैठा ही माँ का इंतज़ार करता रहता। रॉबर्ट के पापा अचानक ही न जाने कहाँ गायब हो गए थे या फिर कहीं चले गए थे, कोई नहीं जानता। कुछ लोग सोचते हैं कि रॉबर्ट की माँ ने नशे में धुत होकर रॉबर्ट के डैडी को मार डाला था, लेकिन वह केवल बंद दरवाज़ों में ही बोला जाता था और कोई भी इस बात को खुलेआम नहीं कहता था। आपका दोस्त और पिता, चैप्टर 4, छोटा रॉबर्ट। जब वो करीब 5 साल का था, बच्चों के साथ बाहर खेलते खेलते वो एक दिन हमारे दरवाजे पर आया था। एक गिलास पानी मांग रहा था। अगर मैंने उस समय दरवाजे को नहीं खोला होता और पानी नहीं पिलाया होता तो शायद वो प्यासा रह जाता, लेकिन घर में लिली थी और वो बच्चों से प्यार करती थी जैसे वह सभी की माँ थी। उसे उस दिन पानी मांगा था, लेकिन लिली की तरफ से उसको दूध के साथ एक बड़ी सी चॉकलेट भी मिली थी, क्योंकि लिली ने उसको देखकर कहा था कि वो बच्चा कितना कमज़ोर दिख रहा था, और फिर लिली ने उसको ये भी कहा था कि वो जब भी भूखा हो हमारे घर आ जाया करे। मैं उस दिन ऊपर के कमरे में अपनी एक किताब लिख रहा था, लेकिन जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि वो बच्चा लिली के द्वारा दिया हुआ आधा सैंडविच खा चुका था। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी किताबें पढ़ेगा। उस समय केवल 5 वर्ष का ही था और उसने मुझे एक तरह से चकित कर दिया था। मेरी किताबें बड़ों के लिए लिखी गई किताबें थी और वो लड़का तो अभी नर्सरी या केजी में ही पढ़ रहा था, लेकिन मैं उसकी बात को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इसने ये बात बहुत ही विश्वास के साथ जोर देकर कही थी।
खैर उस दिन के बाद वो उसकी माँ की सहमति से मुझे टाइप करते हुए और किताब लिखते हुए देखने लगा। अगले कुछ वर्षों में वो लड़का बड़ा होने लगा और मेरी लिखाई का सबसे बड़ा आलोचक बन गया और मेरी लिखाई में कमियां निकालने लगा और मुझे ये पसंद भी आने लगा, जबकि मेरी लिली मेरी ख़राब से ख़राब लिखाई की भी कभी बुराई नहीं करती थी। पर मुझे किसी के द्वारा मेरी कमियां बताना अच्छा लगता था, किसी भी विचारशील लेखक की तरह। वो लड़का मुझे बताया करता था कि कब लिखाई अच्छी थी और मुझे कब कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए थी और अपनी लिखाई को और भी बेहतर बनाना चाहिए था। हम तीनों के बीच एक प्यार का रिश्ता बन गया था, जिसके बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता था। और हम बक प्रकाशन नाम की किताब छापने वाली कंपनी में उसके साथ गए थे, जबकि बक के मालिक ने मुझे और लिली को एक छोटे से लड़के के द्वारा लिखी हुई किताब की पांडुलिपि उनको पढ़ने के लिए देने के बाद उस किताब को छापने को अनुरोध के कारण हमें गुस्सा भी किया था। रॉबर्ट ने जब पहली किताब लिखी तो वो 16 वर्ष का था और वह नहीं चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन हर प्रकाशन एजेंसी ने उसकी उम्र पर उपहास किया था और उसकी किताब छापने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैं बक प्रकाशक के मालिक के पास रॉबर्ट के साथ ही गया था, क्योंकि मैं एक प्रकाशित लेखक था और प्रकाशन कंपनियों वाले मेरा सम्मान करते थे और मेरी सिफारिश को मानते थे। अगर आपको लगता है कि मैं असली कहानी बताने से परहेज कर रहा हूँ और ये बीच में रॉबर्ट और उसकी किताब की कहानी सुनाकर आपको मुख्य कहानी से दूर ले जा रहा हूँ, तो आप गलत हैं। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दिन जीवन कैसा था। लेखक की बात है, वैसे भी जैसा मैं कह रहा हूँ मैं वैसा ही था। एक लेखक जो इतना सफल नहीं हुआ था जितना कि वो लड़का जिसको मैंने अपनी देख रेख में बड़ा किया था और लिखाई के गुर सिखाए थे, सफल हुआ था। जब वो अपनी माँ की गाड़ी से उतरकर हाथ हिलाता हुआ मेरी तरफ आया, मैं भी 2 कदम आगे बढ़ गया उसकी तरफ। अरे रॉबर्ट, मैंने उसकी पीठ पर एक ज़ोरदार थपकी देते हुए कहा। मेरा हाथ उसकी पीठ की हड्डी पर लगा और मैंने उसको इतना कमज़ोर रहने के कारण गुस्सा नहीं किया और कहा, कैसा रहा दौरा? वो टेलीविज़न के एक कार्यक्रम के लिए और किताबों पर हस्ताक्षर करने के लिए 1 महीने के लिए हमारे शहर से बाहर गया हुआ था। वो एक सफल जवान लेखक था, सिर्फ 16 वर्ष का, और टेलीविज़न वाले उसके इंटरव्यू लेना चाहते थे और किताबें ख़रीदने वाले उसके किताब पर उसके हस्ताक्षर लेना चाहते थे। वो पिछले कई दिनों से कई समारोह में भाग लेकर शहर वापस आया था और शायद सीधा ही मुझसे मिलने आ गया था। मुझे खुद एक लेखक के रूप में किताब का प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी किताबों की दुकानों पर जाकर बिक्री हो रही एक एक किताब पर हस्ताक्षर करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रॉबर्ट युवा था और उसके लिए वो एक बहुत ही जोशीला अनुभव था और वो खूब रोमांचित हुआ था शहर से बाहर जाकर। मेरा दौरा ठीक था, बच्चे ने कंधे से कंधा मिलाकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि वह उस पहलू में मेरे जैसा था। इस दौरे में मुझे कुछ पागल लोग भी मिले जिनके बारे में मैं आपको और लिली को बताना चाहता हूँ। लिली की तबीयत अब कैसी है? वो ठीक है ना? मेरी आंखें लड़के से हटकर दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखकर सहज ही छलक गई। देखिए, जब एक आदमी जवान होता है और मनुष्य के सीमित ज्ञान की कठोर सच्चाई को नहीं जानता है, तो वो सोचता है कि दुनिया उसकी बेहतरी के लिए काम करती है, एक परिकथा की तरह। भयानक समय की कठोरता से ही ये एहसास होता है कि दुनिया बस घूमती है, जीवन अच्छा है बुरा नहीं है, और अगर यह कुछ भी कर सकता है तो मुझे लगता है कि ये एक दिन ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। व्यक्तिगत राय है ये मेरी, और आप सहमत नहीं भी हो सकते हैं। आपका दोस्त और पिता, चैप्टर 5, मेरा घर। इतनी सी बातचीत के बाद मैं और रॉबर्ट्स बिना किसी व्यर्थ बातचीत के मेरे पुराने घर में चले गए। मैंने उस घर को पाई पाई जोड़कर खड़ा किया था और अब वो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन मैं तब भी उसी घर में ही था, लिली के साथ। फर्श की लकड़ी बहुत पुरानी होने के कारण
हर वर्ष कोई ना कोई चटकने की नई आवाज़ दे ही देती थी, लेकिन बाकी का घर अब भी वैसा ही था जैसा कि मैंने बनाया था। रसोई में अब भी वही सफ़ेद रंग था जो मैंने कई वर्षों पहले लगाया था, और सभी बर्तन भांडे अलग अलग अलमारियों में छुपे हुए थे इधर उधर, जैसे कि वे लुका छिपी या कुछ और खेल खेल रहे हों। लिली ने कहा था कि बर्तनों को इस प्रकार से इधर उधर रखना भी एक प्रणाली थी, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही था। लेकिन मुझे और रॉबर्ट को ज़रूर ऐसा लग रहा था कि किसी भयानक तूफान के बाद की हालत थी हमारी रसोई की। सब कुछ अस्त व्यस्त सा ही था। मुझे 5 साल पहले एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदना पड़ा था, पर वो आज के मेरे स्टील के रंग वाले फ्रिज की तरह बढ़िया नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करता था। पुराने रेफ्रिजरेटर में सिर्फ एक छोटा सा फ्रीजर था और नीचे सामान को ठंडा करने के लिए एक खाना बना हुआ था, पर अब वाला रेफ्रिजरेटर तो पहाड़ जैसा ही, जिसमें कई खंड थे। बैठक में 3 बड़े भूरे रंग के चमड़े के सोफे और उसमें एक काला झुकने वाला था। उस छोटे से टीवी के साथ जो आज भी खड़ा है, व्यवहारिक रूप से अब बेकार है कि उनके पास अब केबल भी नहीं है, लेकिन जब वो टेलीविज़न चलता था तो लिली का ही साथी होता था, मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो किताब लिखने में ही डूबा रहता था अपने ऊपर वाले कमरे में। रॉबर्ट ने एक बार मुझे आधुनिक एचवी टेलीविज़न खरीद कर उपहार में देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसको लेने से इनकार कर दिया था। मैं किसी भी प्रकार के टेलीविज़न के सामने बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे देखना नहीं, सोचना अच्छा लगता था एक लेखक होने के कारण। अन्य सभी मनोरंजन मेरे लिए लगभग बेकार ही थे। मेरे अतिथि शयन कक्ष में अभी भी कहीं न कहीं रॉबर्ट की समाचार की कतरने हैं। साथ ही हॉल में उसके द्वारा भेजी गई चिट्ठियाँ जो हाथ से लिखी गई थी, टाइप नहीं की गई थी, और इसके लिए मैं रॉबर्ट का आभारी था, क्योंकि मुझे टाइप की गई पंक्तियों से ज़्यादा हाथ से लिखी हुई पंक्तियाँ खुशी देती थी। कमरे में बड़ा सा कालीन प्राचीन है और शायद इसे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे क्या परवाह है। उन प्राचीन देवदार की सीढ़ियों के ऊपर 2 कमरे हैं, अध्ययन कक्ष और मेरा शयन कक्ष। जब लिली मेरे साथ थी तो बेडरूम में उसके कपड़े और गहने के लिए 5 अलग अलग ड्रेसर और अलमारियाँ थी। मैंने उसके कपड़ों की अलमारियाँ तो दान में दे दी थी, लेकिन ड्रेसिंग टेबल अभी भी है मेरे कमरे में, और उनमें उसका सामान भी वैसे का वैसा ही पड़ा है जैसा वो छोड़ कर गई थी। शानदार शीशम की लकड़ी से बना हुआ किंग साइज़ का पलंग अभी भी मेरे कमरे में है, और उसके जाने के दिन से आज तक मैं उसी पलंग पर सोता है। अध्ययन कक्ष मेरी आधी अधूरी लिखी पांडुलिपियों से भरा हुआ है, और अकेली काली मेज के ऊपर नई कहानी के विचारों के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं। मेरा पुराना टाइपराइटर है, और अभी मैं उसी बूढ़े टाइपराइटर पर इस मेरे जीवन की अंतिम कहानी को टाइप कर रहा हूँ। मुझे अपनी पुरानी चमड़े की डेस्क कुर्सी बहुत पसंद है। ये अभी भी मुझ पर पूरी तरह से बहुत ही आरामदायक है, और मुझे इस कुर्सी पर बैठकर लिखते हुए एक अलग सा ही सुकून मिलता है। उस दिन मैं और रॉबर्ट मेरे शयन कक्ष में गए, और लिली की आंखें खुशी से चमक उठी। रजाई उसकी ठुड्डी तक थी, और मुझे खुशी थी कि रॉबर्ट केवल उसका चेहरा देख सकता था। वो शुरू से ही एक देवी सी दिखती थी, और तब भी वैसी ही दिख रही थी, और उसके चेहरे में वही सौंदर्य था, लेकिन उसके बाकी के अंग कमज़ोर हो गए थे और सफ़ेद हो गए थे। उसकी नसें पैरों पर देखी जा सकती थी, और उसके शरीर की उस तरह धीरे धीरे बिगड़ती हालत को देखकर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। रॉबी, मेरे साथ रॉबर्ट को देखकर वो खुश होकर लगभग चीखी पड़ी, लेकिन तभी उसको खांसी आ गई और उसके मुंह से गाढ़ा तरल पदार्थ निकलने लगा। लेकिन फिर भी उसने नैपकिन से मुंह साफ करके रॉबर्ट से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए। मैं भी बहुत खुश हूँ आपको मिलकर। रॉबर्ट ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काश आप बेहतर महसूस करते और जल्दी से ठीक हो जाते। किसी लंबे समय से छाती के कैंसर से पीड़ित व्यक्ति से ये कहना बचकानी बात थी, लेकिन उस समय रॉबर्ट केवल एक बच्चा था, सिर्फ 16 बरस का, हालांकि वो एक सफल किताब का लेखक बन चुका था।
मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, लिली ने उदास मुस्कान के साथ कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे वैसे ही देखा। क्या आप दरवाजे का जवाब दे सकते हैं प्रिय? बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है, शायद दरवाजे पर। और मैं रॉबी से अकेले में एक सेकंड के लिए बात करना चाहती। आप जाकर ज़रा दरवाज़ा देख लीजिए। अगर मुझे अब पता होता कि मैं क्या जानता था, तो मुझे अब भी लगता है कि मैं दरवाजे का जवाब देने जाता। मेरे दिमाग में भी ये एक क्रूर विचार था, लेकिन ये सच था। वो पीड़ित थी और मृत्यु के कगार पर थी। मैं इस बात से डर गया था कि वो रॉबर्ट से क्या कहना चाहती थी। उसने मुझे तो किसी अदृश्य व्यक्ति के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे भेज दिया था, पर मुझे लग रहा था कि रॉबर्ट से कहने वाली थी कि उसके चेहरे पर तकिया रखकर उसका दम घुट जाए और उसको मृत्यु देकर उस दुख से छुटकारा दिला दे। मेरी अनुपस्थिति में वो शायद रॉबर्ट को फुसलाकर उसको किसी तरह से मार देने को कहना चाहती थी। दरवाजे के लिए नीचे जाने से पहले मैंने और रॉबर्ट ने कई बार एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहा। और तभी सच में ही नीचे के दरवाजे का 3 बार ज़ोर से दस्तक हुई और उन दस्तकों की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। इस समय कौन साला, मैं आगे कहने ही वाला था कि लिली ने बीच में ही मुझे रोक लिया। आने वाले को दरवाजे पर ही खड़ा रखना बुरी बात है। उसने अपने कमज़ोर हाथों की धीरे से हिलाकर मुझे जाकर दरवाज़ा खोलने का संकेत किया। मैंने रॉबर्ट की तरफ देखा तो इसने एक तरह से कंधे उचका दिए, जैसे कि कहना चाहता था कि वो क्या कर सकता था। खैर, मैं सीढ़ियों उतरकर नीचे चला ही गया। आपका दोस्त और पिता, चैप्टर 6। दरवाजे पर दस्तक। नीचे दरवाजे के बाहर खड़ा युवक मेरे जीवन में अब तक का देखा हुआ सबसे अजीब व्यक्ति था। मैं अपनी युवा अवस्था से और किताबों के दौरों पर कुछ बहुत ही घटिया जगहों पर गया था, जहां मैंने बहुत से अजीब अजीब लोगों को भी देखा था, लेकिन वो आया हुआ व्यक्ति तो बहुत ही अजीब था। मुझे लगता है कि उसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि आप ठीक से ये नहीं कह सकते थे कि उसके बारे में क्या अजीब था। एक बड़ा काला टोपा जैसा उसके सिर पर बैठा था, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मेरी आंखों में घूर कर देखा और फिर एक बहुत बड़ी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर भूरी आंखें थी, जिसने मुझे किसी अजीब कारण से सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी नाक सीधी और सकरी थी, एक जादूगर की नाक, जैसा कि लीली ने कहा था, और उसकी मुस्कान दयालु थी। उसके टोप के नीचे उसके काले लंबे लंबे बालों को देखकर मुझे लिली के वो काले बाल याद आ गए, जो लिली के सर पर कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले थे, पर कुछ ही दिनों में गायब हो गए थे। मुझे लगा कि शायद उस आए हुए आदमी ने मेरी लिली के बाल चुरा लिए थे, लेकिन फिर मैंने उसकी तरफ एक बार और देखा और उस हास्यास्पद विचार को अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंका। उसने एक कस्टम काला सूट पहना हुआ था, जिसने मुझे एक व्यवसाय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो अपनी अगली डेट पर एक सुंदर लड़की को प्रभावित करने की कोशिश करने जा रहा था। उसके जूते भी काले थे, और मैंने उससे लगभग पूछ ही लिया था कि क्या वह अंतिम संस्कार में जा रहा था, पर तभी मुझे अचानक ही एहसास हुआ कि वो तो हमारे घर में आया हुआ था। अभी उसके बारे में लिखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ भी अजीब था, लेकिन उस दिन मुझे अवश्य ही ऐसा महसूस हुआ कि उस आदमी में कुछ अजीब ज़रूर था। वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। वहाँ मैंने ये कहा कि नहीं कहा, इसके बारे में मैं 100% निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रॉबर्ट ने भी ऐसा ही सोचा था। वो एक मनुष्य के वेश में एक दूसरे ग्रह से आया हुआ
प्राणी की तरह लग रहा था, लेकिन उसके इंसानी रूप के कारण हम तीनों के दिमाग के परखच्चे नहीं उड़े थे और हम शांत थे, क्योंकि वो सच में ही एक इंसान था। अगर आपको भी वो आदमी किसी दिन दिख जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रहा था। आपका दोस्त और पिता, चैप्टर 7, अजनबी। आप कैसे हैं? उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। भले ही मुझे ये याद नहीं है कि क्या मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। आप कैसे हैं इस सुंदर और प्यारी रात में? मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सूरज अभी भी ऊपर था, हालांकि ये पहाड़ों पर गायब होना शुरू हो गया था। सूरज अभी भी ऊपर है दोस्त, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी रात नहीं हुई है। उस आदमी ने आसमान की ओर देखा और मुंह फेर लिया। सच कहूँ तो मुझे पहले लगा कि वो अंधा था। huh, उसने अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए कहा। उसकी मुस्कान व्यापक सफ़ेद दांतों को प्रकट करती रही। ठीक है, कहीं तो रात है इस धरती पर इस समय, और मुझे यकीन है कि वो सुंदर और प्यारी है। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं सोच रहा था कि वो आदमी कौन सा नशा करता था और यहाँ कैसे पहुँचा था। मैंने किसी कार को ऊपर आते नहीं सुना था और ना ही किसी कार को देखा था। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, श्रीमान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वॉकर, वॉकर डार्क, क्षमा करें, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। ठीक है वॉकर डार्क, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी पत्नी बीमार है और मेरा लड़का उसे देखने के लिए अभी अभी अपनी किताब के दौरे से घर आया। ओह, रॉबर्ट यहाँ है? उसकी आंख चमक उठी। लेकिन मैं झुक गया। बहुत अच्छा हुआ कि रॉबर्ट भी यहीं है। मिस्टर ब्रंट, मैं यहाँ लिली को देखने आया हूँ। मुझे उसे तुरंत देखना है। मेरे मन में 3 बातें कौंध रही थी। सबसे पहले, उसे ये नहीं पता होना चाहिए था कि मैं रॉबर्ट को अपने लड़के के रूप में संदर्भित कर रहा था। दूसरा, वो मेरे कहने से पहले मेरा नाम और मेरी पत्नी का नाम जानता था। और अंत में वह एक अजनबी होते हुए भी मेरी बीमार पत्नी को देखना चाहता था। मैं उसको गुस्सा करके अपने घर से दूर भेजने ही वाला था कि तभी ऊपर से मेरी पत्नी की तनाव से भरी हुई आवाज़ आई। उनको ऊपर आने दो, समझे? आप मिस्टर डार्क का समय बर्बाद कर रहे हैं, लिली ने मुझसे कहा था और मैं हैरान था। वॉकर डार्क ने मुझे उसे ऊपर की ओर ले जाने की अनुमति दी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर वह चाहता तो वह मेरे शरीर के अंदर से घुसकर भी उस पार निकलकर ऊपर चला जाता। बस एक खौफनाक एहसास। मैंने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे आश्वासन ने काम नहीं दिया। रॉबर्ट की आंखें फूली हुई थी और मैं बता सकता था कि वो रो रहा था। लिली ने मुस्कुराते हुए उस आदमी का स्वागत किया और वो वापस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान लिली की पुरानी मुस्कान की तरह लग रही थी और मुझे ना जाने क्यों ये विचार आया कि शायद वो आदमी लिली की निजी चीज़ें चुराने आया था। आप तैयार हैं? उसने मुस्कुराते हुए लिली की तरफ देखकर पूछा। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? उसने जवाब दिया, लेकिन वह नाराज नहीं हुई, बस उत्सुक। वाकर डार्क हंसा और 1 सेकंड की ऐसा लगा जैसे भीड़ भरे बेडरूम में तापमान बढ़ गया हो। ये वह सही तापमान था जो आपको ठंडी तूफानी रात में 10 कंबलों के बिना शायद ही कभी मिलता हो। ये वो गर्मजोशी थी जिसे लोग अनुमान लगाते हैं कि आप अपनी माँ के गर्भ में महसूस करते हैं। न केवल गर्म और आरामदायक, बल्कि एक सांस के झोंके की तरह जीवंत, जो आपको गाते हुए आपके कान में हल्के से लोरी सुनाता है। रॉबर्ट ने जम्हाई ली। बेशक, आपके पास एक विकल्प है।
उस आए हुए आदमी ने हंसते हुए कहा, लेकिन कमरे को आरामदायक तापमान पर रखते हुए। यदि आप चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मालूम नहीं है कि आपके पास कितना समय होगा। मानव शरीर बहुत नाजुक और अप्रत्याशित है। ये 2 दिन या 2 सप्ताह का हो सकता है, लेकिन मैं केवल इतना ही अनुमान लगा सकता हूँ। उसने अपने होठों को अपनी जीभ से चाटा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वाकर डार्क धैर्यवान था और फिर कुछ सोचने के बाद रॉबर्ट की ओर मुड़ गया। हाय रॉबर्ट, उसने लड़के का हाथ पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा। मुझे कहना होगा कि तुमसे हाथ मिलाना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। आपने मेरी किताब पढ़ी? रॉबर्ट ने उतना ही उलझन में पूछा जितना कि मैं उस अजीब आदमी से उलझन में था, जो मानव शरीर की अप्रत्याशितता के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि एक साफ सुथरे दिन के मौसम के बारे में बात कर रहा था। अरे हाँ, मैंने तुम्हारी सारी किताबें पढ़ ली हैं, कहा, अपने विस्मय को छिपाने में असमर्थ। आप दुनिया को बदलते हैं रॉबर्ट। मैं? लेकिन मैंने तो केवल एक किताब ही लिखी है। रॉबर्ट का चेहरा भूत सा सफ़ेद हो गया था और मैं बता सकता था कि वह चिल्लाने के कगार पर था। अब तक दोस्त, अब तक। मिस्टर डार्क ने मेरी ओर रुख किया। आपको नहीं पता कि आपने इस रॉबर्ट को कितना प्रभावित किया। मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उस आदमी के मुंह से इस तरह की प्रशंसा सुनकर मुस्कुरा जरूर दिया। मैं तैयार हूँ। हम सब लिली को चौंकाते हुए देखने लगे। वॉकर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया जितना उसका चेहरा अनुमति दे रहा था। लेकिन पहले ये बताइए कि क्या इससे दर्द होगा? नहीं 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 नहीं, वॉकर ने सिर हिलाते हुए कहा और उसकी काली टोपी उसके सिर से गिर गई। उसने इसे एक परी की तरह बहुत ही सुंदरता से लपक लिया और इसे वापस अपने सर पर दिया। ये एक आदर्श सपने देखने जैसा होगा। लिली ने संतुष्ट लगते हुए सिर हिलाया और मेरी ओर मुड़ी। ठीक है मेरे प्यारे बूढ़े आदमी, उसने कहा, और उस समय वह अपने असली स्वरूप की तरह लग रही थी कि तभी मेरे चेहरे पर आंसू आ गए। मेरे जाने का समय हो गया। आई लव यू बिली। आपका दोस्त और पिता, चैप्टर 8, विदाई और अंतिम संदेश। उसकी आंखें बंद हो गई और अचानक मुझे पता चल गया कि डार्क वॉकर कौन था। मुझे पता चल गया कि वह हमारे घर में क्यों था, और मुझे पता था कि मुझे उसको रोकना था। उस समय मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरी पत्नी लिली पीड़ित थी। नहीं मुझे परवाह थी कि वह शांति से रहेगी या नहीं। मुझे उसकी ज़रूरत थी। ये सपाट और सरल था। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था। रॉबर्ट को मेरे करने से पहले ही समझ में आ गया था कि मैं क्या करने जा रहा था, और इससे पहले कि मैं लिली के पलंग के पास पहुंचता, रॉबर्ट मुझ पर झपट पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे ज़बरदस्ती अपने से दूर करने की कोशिश में चिल्लाया। ये बेकार था। वो लंबा था और यद्यपि वह दांत साफ करने वाली तीली से भी पतला था, उसके पास आदेशों का पालन करने की ताकत थी। ये लिली का अंतिम अनुरोध था, रॉबर्ट ने जवाब दिया, और मुझे एहसास हुआ कि मेरी टी शर्ट रॉबर्ट के आंसुओं से भीग रही थी। वो इसे इतना ही कठिनाई से ले रहा था जितना मैं ले रहा था। आपको इसे जाने देना होगा डैडी। उस बात ने मुझे रोका। उसने मुझे पहले कभी डैड नहीं कहा था, हालांकि उसने हमें माता पिता के रूप में उतना ही अपना समझा था जितना हम उसे एक बेटे के रूप में समझते थे। ये हम तीनों के बीच एक अनकहा बंधन था। जिस दिन लिली की मृत्यु हुई, मैंने उसे अपना लड़का कहा था और उसने मुझे अपना पिता कहा था। हमारे संघर्ष के दौरान वाकर उसके पास गया
और अपनी जेब से एक पवित्र क्रॉस निकाला। हालांकि मैंने उसकी जेब में कई अन्य धार्मिक प्रतीकों को बाहर झांकता हुआ देख लिया था। उसने एक इतनी सुंदर आवाज़ में इतनी मधुर प्रार्थना की कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो किसी भी धर्म से ऊपर की प्रार्थना थी। तभी मैंने देखा कि लिली उसके पास खड़ी थी और अपने ही मृत शरीर को पलंग पर देख रही थी। अब वो महिला नहीं थी। वो हरी आंखों वाली वो लड़की थी जिसको 23 बरस पहले मैंने पहली बार हाई स्कूल में देखा था, और देखते ही मैं उसके प्यार में दीवाना हो गया था। उसने रॉबर्ट को माथे पर चूमा और मुझे होठों पर एक गर्म लेकिन हल्का सा चुंबन दिया। फिर डार्क वॉकर ने भी अलविदा कहा। रॉबर्ट और मैंने डार्क वॉकर और लिली को बेडरूम से बाहर और सीढ़ियों से नीचे देखा। हमने पीछा किया। वे घर से दूर जा रहे थे और उन्होंने एक आखिरी बार रुककर पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाया। हमने भी हाथ हवा में लहरा दिए और अलविदा कहा। फिर वे उस अच्छी और प्यारी रात में गायब हो गए जिसकी उस व्यक्ति ने वास्तव में भविष्यवाणी किए बिना भविष्यवाणी की थी। बाद में रॉबर्ट और मैं बहुत देर तक रोते रहे, क्योंकि हम दोनों ही जानते थे कि डार्क वॉकर मौत का फरिश्ता था जो लिली को लेने आया था। वो आदमी और मेरी जवान पत्नी धूल में चलते हुए धीरे धीरे हमारी यादों से बाहर हो गए, और मुझे उस दिन के बाद की कहानी आज रात तक याद नहीं आई। डार्क वॉकर फिर एक दिन वापस आया, लेकिन इस बार वो मेरे लिए आया था। उसने मेरी कहानी के उन हिस्सों को भरने में मदद की जो मुझे बिल्कुल याद नहीं थे, लेकिन जब उसने मुझे ये बताना शुरू किया तो यादें तुरंत वापस आ गई। उसने मुझसे इस बार पूछा था कि क्या मैं तैयार था, ये दावा करते हुए कि लिली मेरे आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं इस कहानी को पहले लिखना चाहता था। मैंने लिखना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट, ये कहानी तुम्हारे लिए है। मुझे पता है कि दूसरे लोग भी इसे पढ़ेंगे और तुम भी अन्य लोगों की तरह याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने शुरू से अंत तक पूरी कहानी लिखी है। वॉकर डार्क को कोई आपत्ति नहीं है। वॉकर डार्क का तो वर्णन मैंने अपनी कहानी में किया है। वो इस पर हंसे भी थे, लेकिन बुरा नहीं माना। अब मेरे जाने का समय हो गया। अलविदा रॉबर्ट, आपका दोस्त और पिता बिल ब्रंट। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हो सके तो हमारे इस उपन्यास को अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे।